तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव को। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही पॉलिटी के फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इन सब के टर्मिनोलॉजीज़ में क्या अंतर होता है, ये इनका मतलब क्या होता है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है। जो लॉ मेकर्स होते हैं, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं या फिर लॉज को बनाते हैं और उन्हें अमेंड करते हैं, ठीक है, उनमें कोई बदलाव करना रहे तो करते हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन होते हैं जो लॉ मेकर्स होते हैं? तो सेंट्रल लेवल पर वो होते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, और जो स्टेट लेवल पे होते हैं वो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी विथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा भी डीप डाइव करेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब तो क्लियरली समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे जो जनता है वो यहाँ का लीडर चुन रही है, ठीक है। तो जनता वोट देके लीडर चुन रही है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। एक तरह से रिपब्लिक डेमोक्रेसी से मिलते जुलते टर्म है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जब होता है तो दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हो सकते हैं। तो पहला है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो दूसरा टाइप होता है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मेनली जो दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेसी में यही दो फॉलो करते हैं। मैक्सिमम जो कंट्रीज है इन्हीं दो में से, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ठीक है। तो इनमें अब डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, ठीक है। ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, आपको याद रखना है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि दो तरह के पावर होते हैं, ठीक है। एक होता है लेजिस्लेटिव यानी जो लॉ बनाने का पावर होता है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव यानी जो पॉलिसी बनाने का होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। तो ये दो पावर जो है वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। किन्हीं और लोगों के पास होता है लॉ बनाने का पावर और किन्हीं और के पास होता है जो पॉलिसी बनाने का पावर है, ठीक है, जो पॉलिसीज बनाते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज, ठीक है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसका ठीक ऑपोजिट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। मतलब जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो काफ़ी आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो इन आवर केस क्या होता है? हमारे केस में होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव में से ही चुना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एमपीज हो गए, एमपीज यानी क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। तो उसमें क्या लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर आते हैं। तो इन्हीं में से हम कुछ लोगों को एज अ मिनिस्टर चुनते हैं, ठीक है, और वही मिनिस्टर्स फिर पॉलिसी बनाते हैं। तो वो फॉर्म करता है एग्जीक्यूटिव को। तो उन्हें हम थोड़े भी देर में पढ़ेंगे, पहले हम लेजिस्लेटिव को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। कीवर्ड यहाँ हमें क्या याद रखना है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। एग्जाम्पल में आपको पता ही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यूएसए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। काफ़ी कंट्रीज में प्रेसिडेंट ही होते हैं, लीडर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ को फॉलो करते हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म में इंडिया एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इंडियन लेजिस्लेटिव की बात करते हैं। तो इंडियन का लेजिस्लेटिव अगर सेंटर में बात करें तो वो कौन होता है? पार्लियामेंट होता है, ठीक है। वही लेजिस्लेशंस बनाते हैं यानी लॉ बनाती है, ठीक है। तो भले ही सपोज हम बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी का हो वो, ठीक है, सपोज कि कोई मेजॉरिटी में पार्टी 1 है और पार्टी 2 अपोजिशन में है, ठीक है। तो पार्टी 2 के भी जो जितने मेंबर्स हैं भले ही वो अपोजिशन में, लेकिन वो है तो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ही, तो उनका भी उतना ही हक होता है लॉ बनाने या फिर अमेंड करने का, ठीक है, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव का पार्ट है, ठीक है। अब वो लॉ बन पाता है या नहीं बन पाता, मेजॉरिटी उन्हें मिलती है या नहीं मिलती, वो वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो किस पार्टी से है, ठीक है। तो चलिए इंडियन लेजिस्लेटिव की अगर बात करें यानी पार्लियामेंट की बात करें तो ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरे हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट है, ठीक है। तो टोटल 3 पार्ट्स में पार्लियामेंट को डिवाइड किया जा सकता है। लोकसभा जिसे कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा जिसे कहते हैं हाउस ऑफ द स्टेट्स, और फिर तीसरे मेंबर है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सेंटर में इंडियन लेजिस्लेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारा पार्लियामेंट,
ठीक है। स्टेट में हम अलग से पढ़ेंगे फिर कि स्टेट में जो MLAs होते हैं, ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं MLCs भी होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जो लोकसभा है और राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा हैं, इन्हें ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। MP जो हम बोलते हैं MP है किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो मतलब या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को MPs कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज लोकसभा से और डिस्कस करेंगे कि लोकसभा का मेंबर कैसे बनते हैं, ठीक है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनके किसके सामने ओथ लेते हैं, ठीक है, उनकी पावर क्या है, यही सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लोकसभा को। तो लोकसभा को सबसे पहले हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। ये दो हाउस का आप नाम याद रखिए। हाउस ऑफ द पीपल क्यों? क्योंकि डायरेक्टली पीपल जो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, डायरेक्टली जिनको वोट दे रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे आके बैठते हैं, ठीक है। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो फिर से इलेक्ट करते हैं, तो उनके थ्रू बनता है राज्यसभा। इसीलिए लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो पीपल जिन्हें वोट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली आके लोकसभा में बैठते हैं। सेकेंडली इसे लोअर हाउस कहा जाता है। तो ये ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रही थी तभी से ये कन्वेंशन है, ठीक है। राज्यसभा एक अपर हाउस होता था और एक लोअर हाउस होता था। मैंने आपको बताया था कि 1919 में बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ठीक है। तो उसी के टाइम से दो हाउसेज एग्जिस्ट करते थे, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। तो उसी कन्वेंशन को फॉलो करके लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं ये होते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? सुनने में बहुत भारी टर्म लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि 18+ यानी 18 की एज जो भी पार कर चुके हैं उनके पास अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। और उनके वोट से ही जो आदमी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो फिर बन जाएगा उस जगह का, उस टेरिटरी का एक तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या हुआ कि हम जो पूरे इंडिया है इसे ढेर सारे बड़े बड़े टेरिटरीज में बांट देते हैं, छोटे छोटे टेरिटरीज में बांट देते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। याद रखिएगा, एरिया से हम नहीं बांट रहे हैं। तो कुछ टेरिटरीज बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन को हम बराबर रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे कि जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहाँ पे काफ़ी हाई पॉपुलेशन है वहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी काफ़ी हाई मिलेंगे, ठीक है। जबकि जो लो बहुत ही जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे आपको कम कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक या दो ही कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंडिया को हम जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट रहे हैं तो ये 543 अभी करेंटली है जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ये कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन में जब भी आएगा आपको मैक्सिमम ही पूछा जाता है, ठीक है, और काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो 552 मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। और इसमें टोटल जो है 550 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। 530 स्टेट से और 20 यूनियन टेरिटरी से, टोटल कितना हो गया? 550। अब जो दो मेंबर्स और आ रहे हैं ये क्या है? ये नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो जब भी ऐसा फील होगा प्रेसिडेंट को कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो इन 550 सीट्स में उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उनको 2 या 3 सीट नहीं मिले हैं, तो वो फील करते हैं कि उनको अगर नहीं मिला अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन तो वो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एज एन MP चुनेंगे, ठीक है, नॉमिनेट करेंगे। तो वो होते हैं 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है लोकसभा का? 552। लेकिन अभी करेंटली कितना है? 545 है, जिसमें से 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का और देखते हैं कि इसमें से जब चुने जाएंगे MP तो वो कैसे चुने जाएंगे, ठीक है। तो सपोज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का टोटल पॉपुलेशन है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख वहाँ का पॉपुलेशन है। लेकिन अब उसमें एडल्ट कितने हैं? जो 18 से प्लस हैं लोग वो है टोटल 8 लाख, ठीक है। अब इस 8 लाख में भी जब वोट का दिन होता है तो उसमें सिर्फ 7 लाख लोग देने आते हैं, 1 लाख लोग आते ही नहीं है, ठीक है। तो जब 7 लाख लोग देने आए, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे जो डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, टोटल मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन में। तो फर्स्ट को वोट मिलता है सपोज 2 लाख, थर्ड को मिलता है 1 लाख, सेकंड को थर्ड को मिलता है 2.5 लाख, और मान लीजिए फोर्थ को मिलता है
2,51,000, ठीक है। तो टोटल वोट मान के चलिए 7 लाख नहीं था, 7,01,000 लोगों ने वोट दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा वो कौन होगा, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो फोर्थ कैंडिडेट को मिले हैं 2,51,000, तो वो बन जाएगा हमारा इस जगह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, भले ही यहाँ पॉपुलेशन 10 लाख है और वोट भी 7,01,000 लोगों ने दिया है, लेकिन जो जीता है हाईएस्ट आदमी, उसको वोट जो मिला है वो आधे से भी कम लोगों का मिला है, ठीक है। 3.5 लाख लोग जो होते हैं वो आधा ऑलमोस्ट हो गए, उससे भी कम मिला है, फिर भी वो MP बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेजॉरिटी का बात हो रहा है, वो एकदम बिल्कुल सिंपल, जिससे भी सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है, ठीक है, वो बन जा रहा है, ठीक है। 2.5 लाख और 2,51,000 में सिर्फ 1,000 वोटों का अंतर है, ठीक है। लेकिन फोर्थ कैंडिडेट बन जाएगा और वो थर्ड कैंडिडेट को 1,000 वोटों से हरा के उस जगह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। तो यहाँ पे 50% 40% कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसे भी सबसे ज़्यादा सिंपल मिलेगा, जो वोट कर रहे हैं उसमें से, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग में से जिसे भी सबसे ज़्यादा मिलेगा वो उस जगह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा का मेंबर चुना जाएगा। चलिए, अब आपको खड़ा होना है लोकसभा के इलेक्शन में, तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी फुलफिल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एज जो है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। उससे भी पहले, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया के बाद आपको 25 ईयर्स ऑफ एज पूरा कर लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, इसके अलावा भी आपको थर्ड क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करने चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कई सारे इसमें क्राइटेरियाज होते हैं, जिनके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें कई सारे क्राइटेरिया आते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ जिससे आप गवर्नमेंट से कुछ प्रॉफिट ना ले रहे हो, कोई इनकम या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी या फिर कार व्हीकल आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको गवर्नमेंट से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आप नहीं कर सकते, उससे आपको रिजाइन करना होगा या फिर छोड़ना होगा, उसके बाद ही आप इसे लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है कि यू शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि आप कर्जे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप पे कोई डेब्ट बहुत बड़ा या फिर नहीं होना चाहिए, तो आप इंसॉल्वेंट नहीं होंगे तभी आप लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं कि ओथ जब आप बन गए एक बार लोकसभा के मेंबर, तो आप ओथ किन के सामने लेंगे, तो ओथ आप लेंगे प्रेसिडेंट के सामने या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर नहीं है, एब्सेंट है, बीमार है, तो आप उनकी अपॉइंट किया हुआ किसी और पर्सन के सामने ले सकते हैं, ठीक है। तो ओथ किसके सामने लेना है, प्रेसिडेंट या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। चलिए, अब नेक्स्ट फाइनल आ जाते हैं कि वेकेशन ऑफ सीट ऑफ लोकसभा। आप एक बार लोकसभा के मेंबर बन गए तो आप कैसे कैसे हटाए जा सकते हैं लोकसभा के मेंबर से, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 60 दिन तक लगातार, ठीक है, लगातार यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 60 दिन तक आप लगातार एब्सेंट रहते हैं फ्रॉम द मीटिंग सिटिंग जो भी होता है पार्लियामेंट का, उससे तो आपको हटाया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा के मेंबर से। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, तो आप रेजिग्नेशन किसे दे सकते हैं, स्पीकर को। स्पीकर जो है, जो कि लोकसभा में ही आपस में इलेक्ट करके चुने जाते हैं, ठीक है, तो उसी स्पीकर को आपको रेजिग्नेशन देना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आप ओथ ले रहे हैं प्रेसिडेंट के सामने, लेकिन रेजिग्नेशन आपको देना है स्पीकर को, तो काफ़ी कंफ्यूजन यहाँ होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद रखिएगा। थर्ड होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन क्या होता है, मैं आपको हल्का सा आइडिया आपको यहाँ देता हूँ, बाद में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंडमेंट्स में पढ़ेंगे उनमें, तब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो सपोज आप एक पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन जैसे कि आप लोकसभा में मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद आप पार्टी बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि आपने लड़ा किसी और पार्टी से और फिर लोकसभा में जाके आप किसी और पार्टी के सपोर्ट करने लगे या फिर मिल गए उनमें, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए मेंबर्स इधर से उधर ना जाए एक बार इलेक्शन के बाद, तो वो आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन आपको सीधे हटाया जा सकता है एज लोकसभा के मेंबर से, ठीक है। एक और, अब चलिए सबसे बेसिक पे आ जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप 60 डेज तक एब्सेंट नहीं हुए, आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया, डिफेक्शन पे हटे नहीं, तो आपका टर्म कितना रहेगा, तो आपका टर्म होता है 5 साल का टर्म रहता है। 5 साल का टर्म आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है, 5-5 साल पे डिसॉल्व होता है, ठीक है। नए फिर इलेक्शन होते हैं, फिर से नए लोग चुने जाते हैं, तो 5 साल आपका टर्म होता है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली छोड़ना होगा मेंबर ऑफ लोकसभा का पद, ठीक है। अब लोकसभा जो डिसॉल्व होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 5 साल में ही डिसॉल्व हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए
और जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है वो लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, इसे यहीं कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव क्या होता है इंडिया की। तो इंडिया की लेजिस्लेटिव वो होती है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करती है, इंडिया के लॉ बनाती है। ठीक है, तो इंडिया में जो यूनियन लेवल पे वो लेजिस्लेटिव कौन है? पार्लियामेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होते हैं डेमोक्रेसी में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अलग होती है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है। एक तरह से कह सकते हैं सेम ही लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पार्लियामेंट है उनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पहले लोकसभा हो गया, सेकंड राज्यसभा, थर्ड हो गया प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर हमने लोकसभा को स्टार्ट किया। लोकसभा के मेंबर्स को एलिजिबिलिटी देखा, क्या होता है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लोग 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, उसके बाद इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, इसके बाद कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन अब कैसे होता है? इलेक्शन होता है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे भी सबसे ज़्यादा वोट मिले वो बन जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये हो गया मेथड ऑफ इलेक्शन। अब होने के बाद ओथ आप कहाँ लेंगे? ओथ लेंगे प्रेसिडेंट के पास या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। अब बनने के बाद आप छोड़ कैसे सकते हैं? रिजाइन दे सकते हैं स्पीकर को लिख के। 60 डेज तक आप नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू आप पार्टी बदल लेंगे तो उससे हो जाएगा। या फिर फाइनली आपका जब लोकसभा डिसॉल्व होगा 5 साल बाद या फिर उसके पहले कभी भी, तो उसके साथ आपको भी पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकसभा को हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम राज्यसभा स्टार्ट करेंगे और राज्यसभा के बारे में देखेंगे, और फिर एक क्लास में अच्छे से हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है, मेन अंतर जो कि क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ डीप डाइव करेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को उठाएंगे और उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद तो करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।